ससुराल की बालकनी के सामने एक्स का घर। शाम का समय है। काजल उदास चेहरे के साथ अपने पैरालाइज्ड पिता राजेंद्र के बिस्तर के पास बैठी है और उन्हें दवाई पिला रही है। तभी उसके दोनों भाई रोहित और मोहित थके हारे ऑफिस से लौटते हैं। उनके पीछे पीछे दोनों भाभियां नेहा और रिया भी कमरे में आती हैं। पापा प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप टेंशन मत लो, डॉक्टर ने बोला आप जल्दी ही चलने लगोगे, बस हिम्मत मत हारना। हाँ, डॉक्टर ने तो बोल दिया, पर इसकी क्या गारंटी है कि तेरे कारनामे सुनकर बाबूजी को दोबारा अटैक नहीं आएगा। अरे ये अनुपमा जैसी ओवर एक्टिंग करना बंद कर काजल। जब तेरा वो आशिक शादी वाले दिन तुझे मंडप में छोड़कर भागा था ना, तभी बाबूजी की आधी जान निकल गई थी। सच में दीदी, पूरे समाज में हमारी नाक कटवा दी इस महारानी ने। आज भी मोहल्ले की औरतें सब्जी लेते टाइम टोकती हैं कि अरे ये तो वही भगौड़े आशिक वाली लड़की है। हमारी तो कहीं मुंह दिखाने लायक इज्जत ही नहीं बची है। ये दोनों सही कह रही हैं काजल। ऑफिस के कलीग्स मेरे पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं यार। एक फालतू लड़के के चक्कर में तूने हमारे पूरे खानदान का तमाशा बना दिया। दोस्त पूछते हैं तो मैं नजरें नहीं मिला पाता, शादी का कार्ड तक बट गया था और फिर वो तमाशा, गजब बेइज्जती है। भैया प्लीज, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेगा। मैं खुद इस गिल्ट में रोज घुट घुट कर मर रही हूँ। तुम मर जाना, कम से कम हमारा तो पीछा छूटेगा। जब देखो घर में देवदास की पारो बनकर बैठी रहती है, मनूस कहीं की। भाभियों और भाइयों के ये ताने सुनकर काजल पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए छत पर जाती है और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। क्या गलती थी मेरी भगवान, मैंने तो बस उससे सच्चा प्यार किया था ना, फिर उसने मेरे साथ इतना गंदा धोखा क्यों किया। मेरी वजह से आज पापा बिस्तर पर है और मेरे ही घर वाले मुझसे नफरत करते। I hate him। तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, मेरी पूरी लाइफ और मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। काजल रात भर वहीं बैठे बैठे रोती रहती है। अगले दिन की बात है, सुबह का समय था। काजल अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उसकी माँ सरला उसके पास आती है। बस कर मेरी बच्ची, और कितना रुलाएगी खुद को। जो हुआ वो एक बुरा सपना था, अब उसे भूल जा। उन समाज वालों और तेरी भाभियों का तो काम ही है भौंकना। तो उनकी बातों को दिल पर मत ले बेटा, ये समाज है। समाज में तुम अच्छा करो या बुरा, लोग तो कहते ही हैं। और ये बात भी सच ही है कि पराए बाद में बोलते हैं, पहले अपने ही बोलते हैं। इसीलिए तो इन सब लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। बेटी मेरी मान, तो अब तू शादी कर ले, तभी तेरा ये दुख खत्म होगा। माँ मुझे बहुत डर लगता है, सच में मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं होता। मुझे शादी वादी नहीं करनी, मुझे ऐसे ही रहने दो प्लीज। पागल लड़की, एक इंसान घटिया निकला तो क्या पूरी दुनिया खराब हो गई। सुन, कल तुझे देखने के लिए एक बहुत अच्छे और शरीफ खानदान से लड़के वाले आ रहे। लड़के का नाम कबीर है, बहुत अच्छा लड़का है। पर माँ मेरा पास्ट, अगर उन्हें मेरी टूटी हुई शादी का पता चला तो वो मुझे ताने मारेंगे। मैं और बेइज्जती नहीं सह सकती माँ, मेरी हिम्मत टूट चुकी है माँ, मेरे से अब ये सब नहीं होगा। उन्हें तेरे पास्ट का सब कुछ पता है बेटा, और सबसे बड़ी बात, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं। वो लोग बहुत समझदार और सुलझे हुए। अब तू ये रोना धोना छोड़ और कल के लिए खुद को तैयार कर। अब तुझे एक नई शुरुआत करनी है। अगले दिन काजल के घर के हॉल में लड़के वाले बैठे हैं। कबीर बहुत ही डिसेंट और शांत लग रहा है। उसके साथ उसकी माँ शालिनी, पिता अशोक और उसकी बहन अनन्या आई है। सरला सोफे पर बैठकर अपनी बेटी की तारीफ कर रही है। यकीन मानिए शालिनी जी, मेरी काजल बहुत संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की है। घर का सारा काम चुटकियों में कर लेती, एकदम गाय है मेरी बच्ची। अरे सरला जी, आप टेंशन मत लीजिए, हमें तो बस एक प्यारी सी बेटी चाहिए थी जो हमारे कबीर को समझ सके और घर को जोड़ कर रखे। पास्ट तो हर किसी का होता है, हम उन छोटी सोच वालों में से नहीं है। बिल्कुल सही कहा शालिनी ने। कबीर के लिए तो हमें बस काजल जैसी समझदार बच्ची ही चाहिए थी। कुछ दूर ही रिया और नेहा खड़े होकर ये सब देख रही थी और बातें बना रही थी। सच में दीदी, लड़का तो बड़ा डैशिंग है और ये लोग कितने सीधे हैं जो इस सेकंड हैंड आइटम को अपनी बहू बना रहे हैं। अरे चुप रहे, बस कैसे भी करके शादी टिक जाए और लड़का बारात लेकर आ जाए। अगर ये भी पहले वाले की तरह बारात लेकर नहीं आया ना, तो मैं इस काजल को सच में धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। नेहा, रिया, तुम दोनों वहाँ कोने में खड़े होकर क्या गॉसिप कर रही हो? जाओ जाकर अंदर किचन में मेहमानों के लिए नाश्ता लगाओ। दोनों किचन में चली जाती हैं। कबीर ये सब नोटिस करके हल्का सा मुस्कुरा देता है। घर वालों के कहने पर काजल और कबीर अकेले में बात करने के लिए छत पर आते हैं। काजल बहुत डरी हुई है। हाय काजल, रिलैक्स यार, मैं यहाँ कोई इंटरव्यू लेने या केबीसी खेलने नहीं आया हूँ जो तुमसे टफ सवाल पूछूंगा। तुम चाहो तो बैठ सकती हो और डरो मत। हाय, मुझे आपको कुछ बताना है अपने बारे में।
मुझे सब पता है काजल, तुम्हारी माँ ने सब कुछ बहुत ऑनेस्टली बता दिया था। और ट्रस्ट मी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं उस बात को भूल चुका हूं, अब तुम भी भूल जाओ। हम दोनों साथ में एक नई शुरुआत करते हैं। आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास्ट से? लोग मेरे बारे में बहुत अजीब अजीब और चीप बातें करते हैं। मेरे ही घर में मुझे ताने पड़ते हैं। अरे लोगों का क्या है, वो तो बेचारे सलमान खान को भी जज करते हैं कि उसने शादी क्यों नहीं की। देखो काजल, मेरा मानना है कि पास्ट एक पुराने न्यूज़पेपर की तरह होता है जिसे पढ़कर रद्दी में डाल देना चाहिए। मैं तुम्हारे पास्ट को नहीं, तुम्हारे प्रेजेंट को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। इसलिए सब कुछ भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। थैंक यू कबीर, आपने सच में मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। आप बहुत अच्छे हो और आपकी बातें तो कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं। अरे तो क्या हम उन पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नई बॉन्डिंग? जी बिल्कुल। आज से मैं अपनी पास्ट को कभी याद नहीं करूंगी। हम दोनों आज से एक नई शुरुआत करेंगे। काजल इतने सालों में पहली बार किसी से बात करते हुए इतना अच्छा फील कर रही थी। दोनों के बीच और भी बातें होती, फिर दोनों नीचे आते हैं। बेटा कबीर, हमारी काजल कैसी लगी तुझे? वो पसंद तो है ना? हाँ, बहुत पसंद है। और काजल बेटा, तुम्हें हमारा कबीर कैसा लगा? तुम्हें वो पसंद है ना? देखो, अगर तुम्हें वो पसंद ना हो ना तो हमें बता देना, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे भी पसंद है कबीर। बस फिर क्या है, जल्दी से रिश्ता पक्का करते हैं और दोनों की चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं। कुछ दिनों बाद एक खूबसूरत कैफे में कबीर और काजल आमने सामने बैठे कॉफी पी रहे हैं। काजल के चेहरे पर वो पुरानी और सच्ची स्माइल लौट आई है। वो बहुत खुश लग रही है। तो फाइनली महारानी जी के चेहरे पर स्माइल आ ही गई। कसम से काजल, जब तुम ऐसे मुस्कुराती हो ना तो सच में वो ये जवानी है दीवानी वाली नैना लगती हो। तुम सच में बहुत क्यूट हो यार। ओह गॉड कबीर, आप सच में कुछ भी बोलते हो। अर्जुन कपूर वाली ओवर एक्टिंग मत करो। पर सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। मैंने सोचना ही छोड़ दिया था कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा नॉर्मल फेज भी वापस आएगा, लेकिन आपकी वजह से सब कुछ ठीक हो रहा है। अरे काजल, लाइफ में जो पीछे छूट गया वो एक बुरा चैप्टर था। अब हम एक नई बुक लिख रहे हैं और प्रॉमिस, इसमें सिर्फ हैप्पीनेस होगी। डन डन। मैं भी अब उस पास्ट को हमेशा के लिए भूलकर अपनी इस नई लाइफ पर फोकस करूंगी। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद काजल सजी हुई अपने नए घर अपने ससुराल में खड़ी है। घर में मोहल्ले की कुछ औरतें भी जमा है। उसके सास शालिनी और ससुर अशोक बहुत खुशी से उसका स्वागत कर रहे हैं। आजा मेरी बच्ची, आज से घर तेरा है। पैर से कलश गिराकर अंदर आ जा और इस घर में खुशियां भर दे। अरे वाह, आज तो हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई। आज से इस घर में और रौनक आ जाएगी। ओह माय गॉड भाभी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। एकदम किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह लग रही हो आप। भैया तो आपसे नजर ही नहीं हटा रहे हैं। अरे चुप कर नौटंकी। अरे शक्ल सूरत तो ठीक है, पर पता नहीं संस्कार कैसे होंगे आजकल की लड़कियों के। शालिनी ने तो बस सुंदरता देखकर ही अपने सीधे साधे बेटे के गले में बांध दी, और सुना है इसके मायके में तो बहुत कलेश था। शालिनी ये सब बातें सुन लेती है। कमला जी, मेरी बहू के संस्कार उसके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत है। आप बस मुंह दिखाई की तैयारी कीजिए और लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। थैंक गॉड, मेरी सास सच में बहुत सपोर्टिव है। मुझे लगा था यहाँ भी मुझे ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन शायद अब मेरी लाइफ पूरी तरह सेट हो गई है। अब मेरी लाइफ में कोई भी दुख नहीं बचा है। अगली सुबह काजल किचन में पहली बार रसोई की रस्म के लिए हलवा बना रही थी। वो नई जगह को लेकर थोड़ी सी नर्वस थी और इसी हड़बड़ाहट में हलवा जल जाता है। काजल घबरा जाती है। शिट शिट शिट, ये क्या कर दिया मैंने? पहली ही रसोई में हलवा जला दिया। ये भगवान, अम्मा जी क्या कहेंगी? तभी शालिनी वहां पर आ जाती है। अरे बहू, ये कैसी महक आ रही है? कहीं जलने की बदबू तो नहीं? सॉरी माँ जी, वो मुझे इस गैस के अंदाज का पता नहीं चला तो हलवा थोड़ा सा जल गया। बहू, किचन में थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए ना। पहली रसोई है, शुभ काम में चीजें जलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता। ध्यान रखा कर। तभी किचन में अनन्या आती है। चिल मॉम, आप भी ना वो टिपिकल टीवी सीरियल वाली सास बन जाती हो कभी कभी। अनन्या थोड़ा सा हलवा चेक करके देखती है। वाह भाभी, ये तो एकदम अच्छा फ्लेवर दे रहा है। आजकल महंगे कैफेज में यही तो ट्रेंड कर रहा है। ये तो सच में अच्छा बना है। अच्छा, आजकल तुम लोगों के चोचले ही अलग है। जले हुए को भी अच्छा फ्लेवर बोल देते हो। चल कोई बात नहीं बहू, अगली बार ध्यान रखना। जा जाकर सबको सर्व कर दे। जी माँ जी। काजल अनन्या को देखकर मुस्कुराती है। फिर काजल सभी को हलवा सर्व करने के लिए चली जाती है। रात का समय है। काजल और कबीर अपने बेडरूम में आराम से बैठकर टेबल डिनर कर रहे थे। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे हैं। कसम से काजल, आज तुमने जो पनीर की सब्जी बनाई थी ना, सच में उसे खाकर ऐसा लगा जैसे किसी 5 स्टार होटल में बैठा हूं।
तुमने तो मास्टर शेफ वालों को भी फेल कर दिया। अरे बस कीजिए कबीर, इतना भी मक्खन मत लगाइए। मुझे पता है थोड़ा सा नमक कम था, पर थैंक यू। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। नमक का तो पता नहीं, पर मेरी लाइफ में जो मिठास कम थी ना, वो तुम्हारे आने से पूरी हो गई है। किसी की नजर न लगे हमारी खुशियों को। थैंक गॉड मेरी लाइफ की सारी परेशानियां अब खत्म हो गई हैं। ये घर, कबीर, मेरी सास, सब कितने अच्छे हैं। फाइनली अब कोई मुझे रुलाने वाला नहीं है। मैं इस नए घर में बहुत खुश हूँ। अगले दिन सुबह घर के हॉल में मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। हॉल मोहल्ले की औरतों से भरा है। काजल लंबा घूंघट करे हुए मेहमानों को ट्रे में चाय सर्व कर रही है। तभी एक बूढ़ी औरत सावित्री अपनी जवान पोते के साथ वहां आती है। अरे नहीं बहू, जरा ये घूंघट तो थोड़ा ऊपर कर। हम भी तो देखे कि शालिनी ने अपने बेटे के लिए कैसी चांद सी टुकड़ी ढूंढी है, और वैसे भी ऐसे घूंघट में चलेगी तो किसी पर चाय वाय गिरा देगी। जी आंटी जी। काजल अपना घूंघट हल्का सा ऊपर करती है और चाय सर्व करने लगती है। कुछ भी कहो, लड़की तो सुंदर है। संस्कारों का तो पता नहीं, पर खूबसूरत बहुत है। काजल सभी को सर्व कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सावित्री और उसके जवान पोते पर पड़ती है। उन्हें देखकर काजल बिल्कुल घबरा जाती है। रोहन, ये यहाँ कैसे? ये भगवान, ये कोई बुरा सपना है क्या? ये सच नहीं हो सकता। वो यहाँ कैसे आ सकता है? काजल के कांपते हाथों से पूरी की पूरी चाय की ट्रे नीचे गिर जाती है और चाय का एक कप सीधा कमला आंटी की साड़ी पर गिरता है। हाय राम, जल गई मैं। अंधी है क्या तू? मेरी 15,000 की साड़ी का सत्यानाश कर दिया इस कलमुही ने। कहाँ ध्यान था तेरा? अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? कमला जी आप शांत हो जाइए, मैं भी साफ करवा देती हूँ। अरे ओ महारानी, अब खड़े खड़े क्या देख रही है? जल्दी से मेरी साड़ी साफ कर। तूने ही खराब की है तो तू ही साफ करेगी। काजल कुछ नहीं बोलती, बस वो वहाँ शांत और शौक में खड़ी रहती है। अरे बहू क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे बोलेगी कैसे? गलती की है इसीलिए नहीं बोल रही। काजल किसी की बात नहीं सुनती। वो सीधे रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सभी उसे देखते रह जाते हैं। ऐसे समय बीत जाता है। रात के 11 बज रहे थे। काजल बालकनी में खड़ी है। वो बहुत घबराई हुई लग रही है। शिट, वो यहाँ कैसे आ गया? वो इंसान मेरा पीछा करते करते मेरे ससुराल तक कैसे पहुंच गया? सच में मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? मैंने तो सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। वो फिर से मेरे सामने आ गया। मैं उसे नहीं देख सकती। तभी सामने वाले घर की बालकनी का दरवाजा खुलता है और रोहन हाथ में कॉफी का मग लिए बालकनी में आता है। वो काजल को देखता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। हाय काजल, क्या इत्तेफाक है ना? नहीं, मैं उसे नहीं देखूंगी। उसने मुझे धोखा दिया है। अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। इसकी वजह से ही मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी। काजल बिना कोई जवाब दिए तुरंत बालकनी से चली जाती है। शालिनी काजल को ऐसे हड़बड़ाकर बालकनी से जाते हुए देख लेती है। ये बहू अचानक इतनी बुरी तरह डरकर अंदर क्यों भागी? ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाली बालकनी में कोई भूत देख लिया। कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह का समय है। शालिनी सोफे पर बैठकर चाय पी रही है। काजल डरी हुई डाइनिंग टेबल के पास खड़ी है। काजल बेटा, जरा बालकनी वाले पौधे में पानी डाल दे। वो कल से सूखे पड़े हैं। जी माँ जी, हाँ अभी डाल देती हूँ। काजल पानी का जग लेकर बालकनी में जाती है। सामने वाली बालकनी में रोहन कानों में ईयरपॉड्स लगाकर वर्कआउट कर रहा था। वो काजल को देख लेता है। गुड मॉर्निंग काजल, वैसे मौसम काफी अच्छा है ना आज? काजल उसे पूरी तरह इग्नोर करती है और जल्दी जल्दी पौधों में पानी डालने लगती है। तभी नीचे गली में खड़ी कमला आंटी और उनकी एक सहेली विमला की नजर ऊपर पड़ती है। देख रही है विमला, कल मेरी साड़ी खराब कर दी और आज सुबह सुबह बालकनी में टंग गई है। सामने वो लड़का भी कैसे अपनी बॉडी दिखा रहा है। बहन, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। नई नवेली शादी हुई और सामने वाले लड़के को ताक रही। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। शालिनी को बताना ही पड़ेगा, वरना इसके खानदान की नाक कट जाएगी समाज में। लोग क्या कहेंगे कि बहू आशिकीबाजी कर रही है। काजल पौधों में जल्दी से पानी डालती है और वहां से चली जाती है। रोहन उसे देखते रह जाता है। हे भगवान, वो यहीं सामने रहता है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब रोज रोज उसे ही देखना पड़ेगा। मुझे वो सब फिर से याद आ रहा है। सब कुछ, वो मेरे परिवार की बेइज्जती, वो जिल्लत, वो धोखा जो मुझे प्यार करने के बदले मिला था। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। शालिनी हॉल में बैठी सब्जी काट रही है। तभी मोहल्ले की कमला आंटी और विमला वहां आती हैं। शालिनी, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ, अपनी बहू पर थोड़ा लगाम लगा। वो सामने वाले नए लड़के के साथ नैन मटक्का कर रही थी आज सुबह। ये मॉडर्न लड़कियां कब हाथ से निकल जाती पता भी नहीं चलता। बहन, हमारे जमाने में तो बहुएं आंगन पार नहीं करती थी, और ये तो सीधा बालकनी से लाइन मार रही है। थोड़ा ध्यान रख, नहीं तो समाज में तेरी नाक कट जाएगी। कमला जी, विमला जी,
आप लोग क्राइम पेट्रोल देखना थोड़ा कम कर दीजिए। मेरी बहू पौधों में पानी देने गई थी, किसी को ताकने नहीं, और मुझे मेरी बहू के संस्कारों पर पूरा भरोसा। आप अपना बीपी मत बढ़ाइए और अपने घर का काम देखिए जाकर, दूसरों के घरों में ताक झाक मत करो। शालिनी उन दोनों को वहां से भगा देती है। दूर खड़ी काजल ये सब सुन रही थी। काजल बेटा इधर आ, बैठ मेरे पास। काजल शालिनी के पास आती है और बैठ जाती है। माँ जी, वो आंटी जी झूठ बोल रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मुझे पता है बेटा, मुझे तुझ पर 100% भरोसा है, पर देख तू इस घर में नहीं है और मोहल्ले वालों का काम ही है बातें बनाना। बालकनी में ऐसे खड़े होने से लोग बिना बात के कहानी बना देते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं तुझे घर में कैद नहीं करूंगी, पर तू कोई ऐसा मौका मत दे जिससे ये बेरोजगार औरतें हम पर उंगली उठाए। बस थोड़ी सावधानी रख, ठीक है? जी माँ जी, मैं आगे से बहुत ध्यान रखूंगी। हे भगवान, माँ जी मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रही है और मैं उन्हें बता भी नहीं सकती कि वो इंसान मेरा एक्स है। अगर रोहन ने कोई तमाशा कर दिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। शाम का वक्त हो जाता है। काजल मार्केट में एक ठेले से सब्जी ले रही थी। वो आसपास बहुत अलर्ट होकर देख रही थी कि कहीं रोहन ना आ जाए। तभी रोहन आकर उसके बगल में ठीक खड़ा हो जाता है और ठेले से टमाटर उठाने लगता है। तुम्हें तो भिंडी पसंद थी ना काजल, ये टमाटर कब से खाने लगी तुम? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? रोहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे रिलैक्स, मैं तो बस यहाँ पास में ही रहता हूँ तो सब्जी लेने आ गया। वैसे तुम इस शहर में कैसे, तुम्हारी शादी यहाँ कैसे हो गई? जस्ट शट अप, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे बात तो सुनो यार, कम से कम अपना नंबर तो दे दो, हम नॉर्मल बात तो कर ही सकते हैं। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम कैसी हो और तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ। भैया पैसे रखो। काजल बिना सब्जी लिए वहां से गुस्से में चली जाती है। रोहन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकती नहीं है। मैं क्या करूं, रोहन तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वो फिर से मेरी लाइफ बर्बाद करने आ गया, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। समय बीत जाता है। रात के 8:30 बज रहे हैं। काजल ने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी और वो डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगा रही है। वो खुश है कि कबीर ऑफिस से आने वाला है। तभी डोरबेल बजती है। मैं खोलती हूँ भाभी, पक्का भैया होंगे। अनन्या दरवाजा खोलती है। कबीर मुस्कुराते हुए अंदर आता है और उसके ठीक पीछे पीछे रोहन भी था। काजल की नजर जैसे ही रोहन पर पड़ती है उसके हाथ से प्लेट छूटते छूटते बचती है। काजल देखो मैं किसे लाया हूँ। ये रोहन है, हमारे सामने वाले फ्लैट में ही शिफ्ट हुआ है। और गेस व्हाट, इसका ऑफिस मेरी ऑफिस बिल्डिंग के एकदम पास में है। पार्किंग में मुलाकात हुई, बहुत सही बंदा है यार। मैंने तो इसे आज अपने साथ डिनर पर बुला लिया। हाय काजल जी, नाइस टू मीट यू। कबीर ने आपकी कुकिंग की बहुत तारीफ की है। हेलो। अरे शर्मा क्यों रही हो काजल, अपने ही पड़ोसी हैं। चलो जल्दी से वो टेस्टी सा खाना सर्व कर दो, बहुत भूख लगी हम दोनों को। हे भगवान, ये तो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गया। ये पक्का दोबारा मेरी अच्छी लाइफ बेकार करने आया है। डाइनिंग टेबल पर कबीर और रोहन बैठ जाते हैं। काजल घबराते हुए खाना सर्व करती है। अरे वाह काजल जी, मूंग दाल का हलवा, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मजा ही आ गया खाकर। काजल तुम्हें कैसे पता कि रोहन को मूंग दाल का हलवा पसंद है? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था। वो कबीर, मैंने तो सिर्फ आपके लिए बनाया था, मुझे क्या पता कि पड़ोसी जी को क्या पसंद है। इत्तेफाक होगा। इत्तेफाक? पर मुझे तो गाजर का हलवा पसंद है काजल। तुमने अचानक मेरी पसंद भूलकर ये मूंग दाल का हलवा कैसे बना दिया? वो आज गाजर अच्छी नहीं मिली मार्केट में, इसीलिए मैंने सोचा कि मूंग दाल का हलवा ही बना लेती हूँ। अरे कबीर, इत्तेफाक ही होगा यार। वैसे काजल जी के हाथों में जादू तो बहुत पुराना है। I mean, कुकिंग में जादू है। मेरी वाइफ के हाथों में तो जादू है, कुछ भी बने अच्छा बनता है। अगले दिन सुबह का समय है। काजल मंदिर में पूजा करके लौट रही है। आज वो थोड़ी रिलैक्स लग रही थी, लेकिन तभी रोहन उसका रास्ता रोक लेता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या रोहन? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। और हाँ, बार बार मुझे परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रास्ता तो छोड़ दूंगा काजल, पर पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बस भागे जा रही हो। मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ बताना है। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बकवास? मेरा रास्ता छोड़ो, वरना मैं अभी कबीर को फोन करके सब बता दूंगी। फिर वो तुम्हें बताएगा कि किसी की बीवी का रास्ता रोकने का क्या अंजाम होता है। और हाँ, कल रात में तुम क्या बोल रहे थे कि तुम्हें मूंग दाल का हलवा पसंद है? मुझे सब पता है। ये सब तुम मेरी अच्छी मैरिड लाइफ को बेकार करने के लिए कर रहे हो ना। एक बार तो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, अब दूसरी बार भी करना चाहते हो ना? ऐसा कुछ नहीं है काजल। और हाँ, बता दो कबीर को और सब कुछ बता दो हमारे बारे में, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो यार। तुम बिना बात सुने मुझे ऐसे विलेन कैसे मान सकती हो? विलेन मान सकती हूँ। तुमने मुझे शादी के जोड़े में मंडप में रोता हुआ छोड़ा है रोहन। मेरे पापा आज तुम्हारी वजह से बिस्तर पर पड़े हैं। मेरे घर वालों ने समाज के इतने गंदे ताने सहे और अब तुम यहाँ मेरे ससुराल में मेरी लाइफ बर्बाद करने आ गए। काजल प्लीज, तुम गलत समझ रही हो।
जस्ट शट अप, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। काजल गुस्से में वहां से चली जाती है। रोहन उसे देखता रह जाता है। काजल अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बेडशीट पर फूट फूट कर रो रही थी। मंदिर वाले इंसिडेंट से वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी। तभी अनन्या अंदर आती है और अपनी भाभी की यह हालत देखकर हैरान रह जाती है। भाभी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? और मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आप उस नए पड़ोसी रोहन को देखकर इतना घबरा क्यों जाते हो? दाल में कुछ काला नहीं, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। कुछ नहीं अनन्या, मुझे बस थोड़ी थकावट हो रही है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अभी अकेला छोड़ दो। भाभी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आपको मेरी कसम है भाभी, आपको सच बताना पड़ेगा। वो रोहन कौन है और आप उससे इतनी डर क्यों रही है? वो लड़का मेरा एक्स है अनन्या, वही इंसान जिसने मुझे शादी वाले दिन मंडप में अकेला छोड़ दिया था। What? Are you serious? भाभी, वो भगौड़ा ये रोहन है? हाँ, इसी की वजह से मेरे पापा पैरालाइज्ड हो गए। मेरे घर वालों ने समाज के इतने ताने सुने, मेरी जिंदगी नरक बन गई थी अनन्या, और अब ये मेरे ससुराल तक पहुंच गया है मेरी बची कुची लाइफ बर्बाद करने। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ माय गॉड भाभी, ये तो सच में बहुत ही बेकार इंसान है। लेकिन आप टेंशन मत लो, अब इस घटिया इंसान को तो मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी। आप अब शांत हो जाओ और रिलैक्स करो। अगले दिन अनन्या गुस्से में सीधा रोहन के घर पहुंचती है। रोहन अपनी बालकनी में उदास बैठा था। अनन्या सीधा जाकर उस पर भड़क जाती है। सच में तुम कितने चीप इंसान हो यार, एक बार मेरी भाभी की लाइफ बर्बाद करके तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो अब उनका घर तोड़ने यहाँ आ गए? शर्म नहीं आती तुम्हें उनके पति से दोस्ती करते हुए और उन्हें इस तरह परेशान करते हुए? अनन्या प्लीज, तुम नहीं जानती उस दिन क्या हुआ था। मैंने काजल को धोखा नहीं दिया था, वो मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं उस दिन नहीं आ पाया था। ओ प्लीज, ये विक्टिम कार्ड मेरे सामने प्ले मत करो। तुम मंडप से भागे थे, दिस इज अ फैक्ट। तुम्हारी वजह से उनके पापा आज तक बिस्तर पर हैं, ये भी सच है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में ही नहीं है अनन्या। शादी वाले दिन मेरे मॉम डैड फ्लाइट से आ रहे थे और उनका प्लेन क्रैश हो गया और उसमें उनकी डेथ हो गई। व्हाट? प्लेन क्रैश? हाँ, दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। मैं उस दिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चिता जला रहा था। मैं उस सदमे में पागल हो गया था। मेरे पास कोई नहीं बचा था। जब मैंने बाद में काजल के घर वालों से कांटेक्ट करना चाहा तो उन्होंने इज्जत और समाज के डर से मेरी बात ही नहीं सुनी। किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं क्यों नहीं आया। सभी ने अपनी अपनी कहानी बना ली कि मैं भगोड़ा हूँ, धोखेबाज हूँ। काजल ने भी मेरी बात नहीं सुनी थी। क्या ये सच है? हाँ, यही सच है। और मैं यहाँ काजल का घर तोड़ने नहीं, सिर्फ गलतफहमी दूर करके उससे माफी मांगने आया था। मैं उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, बस मुझे एक बार उससे बात करनी है। ठीक है, तुम कुछ ऐसा करो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी भाभी भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। हाँ, मैं कुछ ऐसा ही करूंगा जिससे जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मैं भी काजल को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। अगले दिन की बात है। आज काजल का बर्थडे है। घर में माहौल थोड़ा अच्छा है। तभी मेन डोर की बेल बजती है। कबीर दाकर दरवाजा खोलता है। सामने रोहन खड़ा है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स है। अरे रोहन, अंदर आ जाओ यार, आज काजल का बर्थडे है। नहीं कबीर, मुझे बस ये गिफ्ट देना था। अरे वाह, पर इसमें क्या है? इतना बड़ा बॉक्स? अरे तुम अंदर तो आओ, चाय पीकर जाना। नहीं कबीर, मुझे काम है। बस एक बात का ध्यान रखना, यह पार्सल सिर्फ और सिर्फ काजल के लिए है। प्लीज इसे सिर्फ वो ही खोले। सिर्फ काजल ही खोले? क्यों भाई, ऐसा क्या सीक्रेट है इसमें जो मैं नहीं देख सकता? बस कुछ चीजें हैं। रोहन बिना कुछ और कहे वहां से चला जाता है। कबीर को यह सब अच्छा नहीं लगता और वो काजल पर शक करने लगता है। ये क्या तमाशा चल रहा है काजल मेरे पीठ पीछे? हाँ, सच बताओ, चल क्या रहा है तुम्हारा उस सामने वाले पड़ोसी के साथ? आज तुम्हारा बर्थडे और गिफ्ट वो दे रहा है तुम्हें, और वो भी अकेले में खोलने के लिए बोला है। शोर सुनकर काजल, शालिनी और अनन्या जल्दी से हॉल में आ रही हैं। कबीर, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे हो? और ये गिफ्ट किसका और किसने दिया है? वाह, क्या भोली शक्ल बनाई है। बॉक्स किसने दिया? अरे ये बॉक्स तुम्हारा वो नया पड़ोसी वो रोहन देकर गया है तुम्हारे लिए, और सीना तान कर बोल कर गया है कि ये गिफ्ट सिर्फ काजल ही खोलेगी। क्यों भाई, ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट रोमांस चल रहा है तुम दोनों का जो मुझे नहीं पता होना चाहिए? कबीर, आप मुझ पर शक करें, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं। मुझे तो पता भी नहीं इस बॉक्स में क्या है। भैया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आप लिटरली ये गिफ्ट के पीछे भाभी पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? पहले उनकी बात तो सुन लो। तू बीच में मत पड़ा अनन्या, तू छोटी है, छोटी बनकर रहे घर में। तुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। बकवास बंद कर मेरे सामने, मुझे सब पता है। कबीर, अपनी छोटी बहन पर क्यों चिल्ला रहा है? वो सही तो कह रही है। अपनी बीवी को रुलाने और उस पर शक करने से पहले कम ये तो देख ले कि उस बॉक्स में आखिर ऐसा क्या है। खोल इसे अभी।
कबीर गुस्से में उस गिफ्ट बॉक्स को खोलता है। अंदर से रोहन की एक पुरानी डिजाइनर शेरवानी, एक लेटर, एक फोटो और एक छोटा सा वेलवेट का बॉक्स है। कबीर वो छोटा बॉक्स खोलता है, उसमें एक अंगूठी थी। हे भगवान, ये तो हमारी सगाई की अंगूठी है। और सगाई मतलब वो सामने वाला पड़ोसी तुम्हारा एक्स है? और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई काजल? तुम अभी भी उस भगोड़े से मिल रही हो? तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं कबीर, ऐसा नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता था वो यहाँ आ जाएगा। मैं तो उसे कब का भूल चुकी हूँ। मैं तो उससे नफरत करती हूँ। भैया, आप 1 मिनट के लिए अपना ये कबीर सिंह वाला ड्रामा बंद करोगे? शांत हो जाओ, मैं पढ़ती हूँ किस लेटर में लिखा क्या है। अनन्या लेटर खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। काजल, ये सारी पुरानी यादें तुम जला देना या फेंक देना। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी शादी यहाँ हुई है। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी परछाई भी तुम्हारे घर पर नहीं पड़ने देता। मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। आगे आगे क्या लिखा है अनन्या? आगे पढ़ो जल्दी से। काजल, तुम और तुम्हारे घर वाले हमेशा से जानना चाहते थे ना कि मैं उस दिन शादी के मंडप में क्यों नहीं आया। तुम्हें जिस बात के लिए मुझसे नफरत है उसका सच उस डब्बे में रखी फोटो में है, देख लो। कबीर जल्दी से डिब्बे में से वो फोटो उठाता है। फोटो में रोहन के माता पिता की तस्वीर है। उस तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ा हुआ है। काजल वो फोटो देखकर एकदम हैरान रह जाती है। शादी वाले दिन मेरे मॉम डैड फ्लाइट से हमारी शादी के लिए ही आ रहे थे और उनका प्लेन क्रैश हो गया। उनकी बॉडी तक ठीक से नहीं मिली। काजल, मैं उस दिन तुम्हारे पास कैसे आता? मैं तो शमशान में अपने माँ बाप की चिता जला रहा था। मैं तुम्हें धोखा देकर नहीं भागा था। जब मैंने बाद में कांटेक्ट करना चाहा तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे लगा तुम खुश हो, इसीलिए मैंने दोबारा कभी तुम्हारी लाइफ में आने की हिम्मत नहीं की। मुझे माफ कर देना। ये सब देखकर सुनकर माहौल एकदम बदल जाता है। कबीर भी दुखी हो जाता है और काजल भी जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मैं कितनी घटिया इंसान हूँ। मैंने उसको कितनी गालियां दी, उसे भगोड़ा बोला, उसे धोखेबाज बोला, और वो बेसहारा इंसान अकेले इतना बड़ा दर्द झेल रहा था। मेरी वजह से उसने इस मोहल्ले में भी कितना कुछ सुना। मुझे माफ कर दो भगवान। काजल, आई एम सो सॉरी। मैं सच में कितना बड़ा ही इडियट हूँ। एक पति होने के नाते मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, पर मैंने 1 मिनट में तुम्हारा कैरेक्टर जज कर लिया। मुझे माफ कर दो काजल, प्लीज मुझे माफ कर दो। भाभी प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज मत रो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप भी तो इतने सालों से ट्रॉमा में थे ना, आपको सब पता ही नहीं था। देख लिया बेटा, बिना पूरी बात जाने शक करने का अंजाम क्या होता है। शुक्र मना कि ये गिफ्ट आ गया और सच सामने आ गया। अब जाओ और उस लड़के से मिल कर आओ। कबीर, काजल और अनन्या तेजी से घर की बालकनी में आते हैं। सामने वाली बालकनी में रोहन अपनी दादी के साथ सूटकेस पैक कर रहा है। वो हमेशा के लिए वो घर खाली करके जा रहा था। रोहन भाई, मुझे माफ कर देना यार। मैंने बिना कुछ जाने तुम पर इतना गंदा गुस्सा किया और तुम्हें बहुत बुरा भला बोला। तुम बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो यार। आई एम रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं कबीर, अपनी जगह तुम भी सही थे। तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। अब अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। ऑल द बेस्ट। रोहन, अपना ध्यान रखना और थैंक यू सो मच सब कुछ क्लियर करने के लिए। गुड बाय काजल, टेक केयर। रोहन अपनी दादी के साथ वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। काजल, अब सब ठीक हो गया है। सब कुछ शॉर्ट हो गया और मैं अभी भी तुमसे माफी मांग रहा हूं अपनी उस गलती के लिए। और हाँ, अब हम सब कुछ भूल जाते हैं और आज तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छे से बहुत बड़ी पार्टी करेंगे रात में। हाँ भैया, मजा आएगा, पार्टी करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। लाइफ भी ना एक क्रेजी थ्रिलर है यार, जिसे मैं सालों तक अपनी कहानी का विलन मानकर कोसती रही। वो खुद बेचारा इनोसेंट और दुखी निकला। सच में बिना पूरा सच जाने किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब कोई डर नहीं है, अब कोई ट्रॉमा मुझे परेशान नहीं करेगा।